फाइनेंस और मनी एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का गेम है। बाइबल में लिखा है बकायदा कि जिसके पास होगा उसको ऊपर वाला और देगा। रिस्क है तो इसके चक्कर में कई लोग बर्बाद हो गए। जी, वो जी। मूवी के बाद भी बहुत जी, सारे जी, लोग जी, आए जी। मार्केट में। महाभारत में जो द्रौपदी को पांडव ने हारा था वो क्या किया था? उन्होंने डाउनसाइड रिस्क नहीं देखा। जब एक ट्रेडर अपना समझ में आता है कि यस जी। दिस इज द राइट थिंग जो मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से सूट करे, तो आपको जी। लगता है कि कहीं ना कहीं हर सेगमेंट को टच तो करना चाहिए ट्रेडर को। जैसे बोला जाता है ना कि जब आप यंग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें। वो सिर्फ इसलिए जिससे आप उससे खुद को बेहतर समझ पाएंगे। तो ट्रेडिंग में भी एग्जैक्टली मुझे यही लगता है कि आप जितने एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करेंगे। जी। हम सबको इतना टैगिंग कर दिया हम लोगों ने कि भाई ये अगर कोर्स सेल कर रहा है तो ही इज जी। रॉन्ग, अगर ये बैठ के अपना ट्रेडिंग कर रहा है तो ही इज जी, राइट। जी, जी। कहीं ना कहीं अगर ये कोई दूसरा प्रोडक्ट लेके आ रहा है मतलब इसका ट्रेडिंग अच्छा नहीं चल रहा है। देखिए गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, पर ये वही है कि तो तैयार मालूम है। मैं 10% रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। तो जी। मतलब अगर मेरा रिस्क एपेटाइट 10% का जी। है तो मेरे को कितने परसेंट ऑप्शन बाइंग में जाना चाहिए, सेलिंग में जाना चाहिए, पोजिशनल करना चाहिए, इंट्राडे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए मैं तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द अंकुश बजाज शो। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट को लेके आए हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, उनके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलती है। बट कहीं ना कहीं एक ऐसी ट्रेडर्स कम्युनिटी भी है या ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं पीछे, जो बोला जाता है ना कि भाई कंबल ओढ़ के मक्खन खाने वाले ट्रेडर्स, वैसे भी ट्रेडर्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग जर्नी भी रही है। तो उसी कड़ी पे हम एक ट्रेडर को लेके आए हैं आज जो बेसिकली भोपाल से हैं। सानिध्य भाई, वेलकम टू द अंकुश बजाज शो। और आप अपने पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में। थैंक यू अंकुश। तो भाई अपने बारे में बताओ कि कैसी आपकी जर्नी रही, एजुकेशन कहाँ से हुआ, फैमिली बैकग्राउंड और ये सब चीज़ों के बारे में बताइए अब। सो अंकुश, मैं बेसिकली एसआरसीसी से पास आउट हूँ, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। एंड उसी दौरान मुझे ट्रेडिंग करने का थोड़ा चस्का चढ़ा, तो सेकेंड ईयर में मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था ट्रेडिंग। इवेंचुअली फिर मैंने 2011 में एनएससी से ट्रेनिंग भी ली एंड उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करी। मैं उससे पहले इंटरनेशनल चेस प्लेयर भी रहा हूँ। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है। अरे वाह। इंटरनेशनल रेटिंग है मेरी फिडे की। बट इवेंचुअली मुझे स्टडीज़ में शिफ्ट होना था और मेन स्ट्रीम में ही काम करना था। तो कॉलेज के दौरान मैंने थोड़ा सा एक्सपोजर लिया फाइनेंशियल मार्केट्स का। 2011 से मैंने प्रॉपर हार्डकोर ट्रेडिंग स्टार्ट करी। ओके। तो इनिशियली कैसा रहा आपके, मतलब जनरली हम लोग यही देखते हैं कि भाई ट्रेडर्स जो रहते हैं वो इनिशियली बहुत पैसा लूज करते हैं, तो वो हम्म। जर्नी कैसी रही आपकी? मैं मार्केट कैसा था आपके साथ? मैं उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं था। हाँ। मेरी भी जर्नी एकदम सिमिलर रही। मैं 2011 से लेके 2013 तक लगभग 3 साल के दौरान में मैं 3 बार वाइप आउट हुआ। एंड मैंने बेसिकली 2014 तक अपनी फैमिली की पूरी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में फूँक दी थी। और इवेंचुअली घर पे एक डेट था, होम लोन था अच्छा। एंड सेविंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं बचा था। ओके। तो ये जो ब्लंडर किया आपने, जी। तो अच्छा, तो वो ब्लंडर के पीछे क्या माइंडसेट था? मतलब आपको क्या लगता है, जैसे भाई एक बार समझ में आता है कि भाई एक बार हमने वाइप आउट कर दिया, और अभी हम लोग लास्ट शिशिर सर से भी और कई ट्रेडर्स से मेरा ये डिस्कशन होता है कि जब हम लोग एक बार वाइप आउट करते हैं उसके बाद हमारा माइंडसेट क्या होता है? मेरे ख्याल से रिवेंज ट्रेडिंग प्लस पैसा कहीं न कहीं एक लस्ट को लेकर आता है और वो लस्ट ही आपको बेसिकली इर्रेशनल बना देती है। और जब आप नया-नया सीखते हैं, जैसे बोला जाता है ना कि आप नए-नए धार्मिक बनते हैं तो ज़्यादा पूजा-पाठ करते हैं। तो कुछ वैसा ही हुआ मेरे संग 2011 में जब मैंने एफएनओ के बारे में सीखा। मुझे लगा कि मतलब साल में पैसा डबल अगर कोई कर रहा है तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है उसका। हम्म। मतलब एक्चुअली तो हर महीने पैसा डबल होना चाहिए। हम्म। तो उस मेंटालिटी के संग ऑप्शन बाइंग में उतरे और जो सबके साथ होता है वही हुआ। अपने एजेस नहीं समझे, रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझा एंड मार्केट ने उसी हिसाब से पनिश किया। जी। एंड वो बार-बार किया क्योंकि मैं
ये मैं अपने को रिपीट कर रहा था हर बार, इसलिए रिज़ल्ट्स अपने आप को रिपीट कर रहे थे। मैं अपने को नहीं चेंज कर रहा था, तो इसलिए रिज़ल्ट्स भी अपने आप को नहीं चेंज कर रहे थे। कहीं न कहीं हमने ये भी देखा है कि जनरली इन जनरल अगर ये बात बोलें कि जब हम एक बार पैसा वाइप आउट करते हैं मार्केट में, तो फिर हमको हमारा जो माइंड है वो कहीं न कहीं हमको ये बताता है कि ये रीज़न्स थे, जिसके जी, कारण हमने पैसा वाइप आउट किया है और नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास पैसा आएगा, तो मैं मार्केट को डेफ़िनेटली मैं बीट करूँगा और मैं पैसे बनाऊँगा। तो जी, हम नेक्स्ट पैसे का वेट करते हैं, कहीं से फिर पैसे आते हैं, जी, बट हमने अपने बैक ऑफ द माइंड कुछ चेंजेस नहीं किए। जी, बिल्कुल। जो हमारे प्रोसेस थे, जैसे आपने जी। बोला ना कि भाई जो प्रोसेस आप कर रहे हो, जो खा रहे हो आप, वही तो आप मार्केट में आपका रिफ्लेक्शन आएगा। हुँ, हुँ, तो जब तक आप माइंडसेट चेंज नहीं कर रहे हो, हुँ। तो आपके भी केस में को यही लगता है कि सेम चीज़ आपने प्रोसेस और वही किया, बस ये था कि मनी को आपने ये रखा कि यार अगली बार तो दिस टाइम इज़ डिफरेंट वाली जो चीज़ें होती है। नहीं, रीज़न तो मैंने ढूँढे, आइडेंटिफ़ाई भी किए, हुँ, हुँ। बट वो एक्चुअल रीज़न्स नहीं थे। ओके। क्योंकि रीज़न्स जहाँ आपको अपने अंदर ढूँढने थे, हुँ, हुँ। वो आप कहीं बाहरी वर्ल्ड में कभी इंडिकेटर स्विच कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, नहीं इस बार मैंने ये गलती कर दी। जो गलती एक्चुअल में गलती वो नहीं थी जो मैं समझ रहा था। क्या आपको समझ में आएगी, क्या गलतियाँ थी वो? इवेंचुअली मुझे 3 साल लगभग-लगभग लग गए होश में आने में। मैं यही कहूँगा कि मैं बेहोशी की हालत में, एक तरह से एक ड्रग एडिक्ट जिस तरह से ट्रेड करता है, मैंने ढाई 3 साल बिल्कुल वैसे ही ट्रेड किया। 2014 में मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, जिन्होंने मुझे मेरा माइंडसेट बहुत ड्रास्टिकली एक पैराडाइम शिफ्ट आया मेरे थॉट प्रोसेस में, जिसमें एक माइकल कोवेल की बुक थी ट्रेंड फॉलोइंग। एक उसने मेरे में बहुत कंट्रीब्यूट किया मेरी साइकोलॉजी में, मेरे थॉट प्रोसेस में। दूसरी किताब थी मार्केट विज़ार्ड्स। हुँ। इन्होंने मुझे बहुत दिशा दिखाई कि एक्चुअल में एज और रिस्क मैनेजमेंट कहाँ पे एग्ज़िस्ट करता है। वो कैसे इंडिकेटर और चार्ट्स के बियॉन्ड है। तो इट वाज़ दैट टाइम कि 2014 में मैंने एक सिस्टमैटिक अप्रोच से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या होती है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होती है, स्टैटिस्टिकल एजेस कैसे आइडेंटिफ़ाई किए जाते हैं। तो मैंने 2014 में अपना पहला ट्रेडिंग सिस्टम बनाया एंड 2020 तक मैंने उसी ट्रेडिंग सिस्टम को ट्रेड किया ओके। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं उस दौरान लगभग 6-7 साल में 6-7 सालों में मैं 6 साल उसमें मैं पॉजिटिव रहा और इवेंचुअली जो भी मेरे कुकर्म थे, उनको मैंने वापस रिकवर भी किया, जो भी मेरा बैगेज था फाइनेंशियल, उसको रिकवर करके एंड पॉजिटिव साइड पे मैंने न्यू इक्विटी हाई भी अचीव किया उस दौरान। ओके, तो जी, बेसिकली आप क्या किस स्ट्रैटेजी, मतलब जैसे आपने इनिशियली ऑप्शन जी, बाइंग से स्टार्ट किया था, जी। तो आप उसी पे स्टक थे 2020 तक? नहीं, 2014 में मैंने पूरी तरह से अपने सिस्टम्स को और अप्रोच को कंप्लीटली चेंज किया। मैंने डाइवर्सिफ़िकेशन को समझा, स्टैटिस्टिक्स को बहुत डीपली मैंने समझने की कोशिश करी। मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी उस टाइम पे फ्यूचर्स में मैं करता था। ऑप्शंस मार्केट बिकॉज़ वीकली एक्सपायरीज़ और ये सब नहीं थी हुँ, और हुँ। एमसीएक्स में तो ऑप्शंस होते भी नहीं थे। तो मैंने डाइवर्सिफ़ाई किया। पहले मुझे ये समझ में आया कि नहीं अब मुझे एसेट क्लासेस और चाहिए। हुँ, तो मैंने एमसीएक्स से जो चूज़ किए एसेट्स वो क्रूड, सिल्वर और गोल्ड ओके। और इक्विटी में एफएनओ में सेलेक्ट किया मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी। हुँ, हुँ। तो इन पाँचों पे मैंने ट्रेडिंग सिस्टम्स लगाए और इन पाँचों को मैंने रिलिजियसली ट्रेड किया और अपने सिस्टम को फॉलो किया। फ्यूचर्स पे ही आपने? जी हाँ, फ्यूचर्स पे किया। उस टाइम पे फुली ऑटोमेटेड मैं नहीं था, तो मुझे जो सिग्नल्स आते थे, वो मैकेनिकल होते थे, बट मुझे पंचिंग उसको मैनुअली करनी होती थी। ओके, तो आपने कोई बैक टेस्ट वगैरह भी किया जी था हाँ, उस टाइम बैक पे? टेस्टिंग मैंने जो एमी ब्रोकर उस टाइम हाँ, सबसे हाँ। ज़्यादा पॉपुलर था, हुँ, हुँ। तो उस पे बैक टेस्टिंग करी। मेरे फ्रेंड ने, मैं क्योंकि टेकी नहीं हूँ, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मदद करी उसका पूरा कोड बिल्ड करने में। हम लोगों ने काफ़ी टाइम लगाया, उसको बिल्ड करने में भी हमें 8-10 महीने लगे एंड इवेंचुअली मैंने रिलिजियसली 6-7 साल उसको ट्रेड किया, ओके। सिस्टम को। तो जैसे आपने सिस्टम बैक टेस्ट किया या लाइव मार्केट में ट्रेड किया, तो हमने इन जनरल ये भी देखा है कि कई बार सिस्टम मैक्सिमम ड्रॉडाउन को भी क्रॉस करता है, बिकॉज मार्केट के डायनेमिक्स भी चेंज होते हैं, मार्केट जी, के रिजीम भी चेंज होते हैं। बिल्कुल। इवन अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई 2013-14 के पहले जो बैंक निफ्टी का जो बेस था, इवन 2017 तक भी बैंक निफ्टी आपका क्या था, ऑलमोस्ट 18,000-20,000 के आसपास का बिल्कुल, था। जी, तो अगर उस समय अगर आप कोई सिस्टम बना रहे हैं, लेट्स से जी, 1000 पॉइंट का ड्रॉ डाउन है,
बट अभी बेस हो गया 60,000 के आसपास का, तो वो बिल्कुल। कई बार ये रीजन के कारण भी आपके सिस्टम ड्रॉडाउन में जाते हैं, जी, जी, मैक्सिमम ड्रॉडाउन बिल्कुल। में। तो ऐसा कोई आपके साथ हुआ था इवेंट जहाँ पे सिस्टम्स आपके कंटिन्यूसली लॉस दे रहे थे आपको? ये एक मुझे लगता है एक नॉर्मल फिनोमेना है। जितने भी सिस्टम्स हैं, दे आर बाउंड टू गेट ऑब्सोलीट एंड अगेन दे आर बाउंड टू गेट रिवाइव्ड। हम्म वो रिवाइव भी होंगे। तो ये एक मार्केट रिजीम का पार्ट है ना? हम मतलब फ़ोन 3310 से शुरू हुआ मोबाइल फ़ोन अगर हम्म पब्लिक में जो आया हम्म एंड अब हम बहुत एडवांस्ड वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं। बट बेसिक चीज़ मोबाइल की सेम है। हम्म फंक्शनैलिटीज़ चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, सब कुछ हो गई। बट उसकी बेसिक चीज़ें अगर आप देखेंगे तो वो सेम है। हम्म अभी भी आप डायल करते हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। हम्म अब वो हो सकता है व्हाट्सएप पे आ रहे हों, बीच में बीबीएम आया था। जी तो लगातार वो इवॉल्व हो रहे हैं। हम्म बट बेसिक्स कुछ अगर एकदम फंडामेंटल बेसिक्स हैं सिस्टम के, वो हमेशा इंटैक्ट होते हैं। हम्म तो जो सिस्टम में रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली टिंकरिंग की, फाइन ट्यूनिंग की और मार्केट रिजीम को समझ के उसके आधार पे चेंजेस करने की होती है, जो मुझे समझ में आया है। जैसे ट्रेंड फॉलोइंग की बात करें तो मेरे ख्याल से ट्यूलिप मैनिया अगर आपने कभी सुना हो, हाँ हाँ तो ट्यूलिप मैनिया से लेके आज हम बैठे हैं तो सिल्वर का सीन ऑलमोस्ट ट्यूलिप मैनिया जैसा जी है, जी। राइट? तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर वैसे देखें तो बहुत कुछ चेंज हुआ है तो ट्यूलिप टेक्नोलॉजी के मैनिया को लेवल थोड़ा सा पे। एक्सप्लेन करिए, क्या था वो स्टोरी? ट्यूलिप मैनिया बेसिकली मुझे कंट्री अभी नहीं याद है। हाँ एक कंट्री में एक ट्यूलिप करके एक फ्लावर होता टावर था, था। तो उसमें एक बल्ब होता था। हम्म तो बीच में उसकी डिमांड बहुत जनरेट होने लगी और फाइनेंस में हमेशा ट्यूलिप मैनिया को पहला एक यूफोरिया माना जाता है फाइनेंशियल हिस्ट्री का। तो उस दौरान उसका इतना डिमांड बढ़ी कि वो सिर्फ एक फ्लावर के बल्ब के रेट्स बहुत मल्टीफोल्ड हो गए एंड मतलब क्रेजी लेवल पे प्राइजेस चले गए। तो उसको ट्यूलिप मैनिया बोलते हैं एंड इवेंचुअली वो क्रैश हुए प्राइजेस और लोगों का पैसा भी उसमें डूबा। तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ है बिकॉज जब तक लोग चेंज नहीं होंगे, लोगों की साइकोलॉजी चेंज नहीं होगी, तब तक जो आउटकम्स हैं वो भी चेंज नहीं होंगे। इवेंचुअली हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ बिकॉज पीपल रिपीट देमसेल्व्स, मुझे लगता है। हम्म तो इसलिए कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, कुछ चार्ट के पैटर्न्स हैं, वो कभी भी फेल नहीं होंगे। सिर्फ उनको इंटरप्रेट करने का तरीका टाइम वाइज आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो इनिशियल जैसे आपने डिस्कस किया कि आप मैनुअल ट्रेडिंग थे, जी, फिर आपने मैकेनिकल बोल लें या सिस्टम बेस्ड सेमी बोल लें या सेमी ऑटोमेटेड। जी, ऑटोमेटेड गए, बट कहीं ना कहीं आपके जो प्रोसेस थे वो प्री डिफाइंड थे। जी, तो आज अगर मैं बात करूं, जिसको हम लोग जनरली बात करते हैं कि भाई एक सिस्टम ट्रेडर है और एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है जो मार्केट में एक तरीके से अपने डिस्क्रिशन पे, अपने थॉट प्रोसेस पे वो मैनुअल ट्रेड ले रहा है, जी, और एक पर्सन है जो कि कम्प्लीटली सिस्टम बेस्ड ट्रेडर है। जी। तो दोनों की माइंडसेट और साइकोलॉजी और एफर्ट्स में क्या डिफरेंस लगता है आपको? डिस्क्रिशनरी ट्रेडर अगर बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो गलत पाथ पर ही है। ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। क्योंकि उसके संग सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसको मार्केट में उसका एज क्या है, हम्म वो पता ही नहीं है। और एज को समझना तो मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैं उदाहरण से आपको एक चीज़ ये बताऊँगा। हम सब जानते हैं कि चीता फास्टेस्ट एनिमल है ऑन अर्थ हम्म दौड़ने में, ठीक है? अब आप सोच कर देखिए कि उसका हंटिंग का परसेंटेज कितना होगा सक्सेस रेट हम्म हंटिंग का? हम्म आप बताएँ अगर आपको आइडिया हो? फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट है मतलब वो जिसको चाहे दबोच ले मतलब। हाँ, तो अब आप बताइए कि कितना होना चाहिए? होना चाहिए मेरे हिसाब से तो 70-80% होना बिल्कुल, चाहिए। है ना? एक्चुअल में स्टैटिस्टिकली उसका जो सक्सेस रेट है वो 30 से 50% के बीच में है। ओ, अब इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि चीता फास्टेस्ट है, मगर मगर वो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के लिए, हम्म वो सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए फास्टेस्ट है। हम्म अगर उसने 60 सेकंड्स में हिरण का शिकार नहीं किया, तो हिरण उसको बीट कर देगा। हम्म हिरण उससे आगे निकल जाएगा। हम्म अब उसको 60 सेकंड्स के अंदर दबोचना है। हम्म अब चीता भी ना हर हिरण के पीछे नहीं भागता। हम्म वो हिरण के झुंड में टारगेट करता है जिसके पैर में लगी हो या फिर जो बच्चा हो, हम्म जो अपने फुल स्पीड से ना भाग पाए। हम्म और ये करने के बाद उसका सक्सेस रेट 30 से 50% है। हम्म
तो अब आप ये सोचिए कि एज अ ट्रेडर क्या हमें पता है कि हमारा एज, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, और उस स्ट्रेंथ को पता होने के बाद भी क्या हम उसको फाइन ट्यून करते हैं जैसे कि चीता करता है कि वो फास्टेस्ट है, बट अगेन उस एज को वो फाइन ट्यून करके अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने का ट्राई करता राइट। तो हमने ये भी देखा है कि जनरली जैसे कोई ऑप्शन सेलर है या ऑप्शन बायर है, जैसे इंडिया का टॉप, अगर मैं ऑप्शन बायर का ट्रेडर बताऊं, टॉप मतलब इन द सेंस क्वांटिटी के हिसाब से बताऊं, तो एक पर्सन है। है। जी। बट जब मैंने उसकी जर्नी देखी तो वो कुछ ऐसे लीग में भी गया था जहाँ पे ही वाज एक्सप्लोरिंग ऑल ऑप्शन सेलिंग भी उसने एक्सप्लोर किया। हम्म। फिर उसको समझ में आया कि नहीं यार, ऑप्शन सेलिंग मेरे जो फोर्टे है या जो मेरा माइंडसेट है उसको सूट नहीं करता है। जी। तो जनरली ओके, तो इसका मैं आपको ये बताता हूँ कि चीज़ें किस तरीके से चेंज हो रही है, किस तरीके से शिफ्ट हो रही है। एक पर्सन होता है, जैसे हमने कोविड ट्रेडर्स देखा, सबसे ज़्यादा आज की डेट जी। में फेमस है जी। कोविड जी। ट्रेडर्स, जो घर में बैठे हुए थे और बहुत ही ईजी मनी लग रहा था लोगों को, क्योंकि शेयर मार्केट वाज द ओनली जो बंद नहीं हुआ कभी भी, जी। है जी। ना। बैंक्स तक बंद हो गए बट शेयर मार्केट बंद यूएस नहीं में हुआ। उनको रॉबिनहुड ट्रेडर्स नाम दे दिया हाँ, है। रॉबिनहुड जी। ट्रेडर्स, जी। बिकॉज वो ऐप के कारण जी। रॉबिनहुड ट्रेडर्स है। तो उनको सबसे इजी लगा ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग। जी। वो उन्होंने जंप किया, और मैक्सिमम मतलब मेरे पास भी जो लोग के डीएम्स मैसेजेस आते हैं वो ऑप्शन बायर्स ही रहते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं चेक किया कि एक्चुअल में उनकी साइकोलॉजी और माइंडसेट के हिसाब से क्या चीज़ें सूट करती। तो क्या आपको लगता है कि एक ट्रेडर का इन्वॉल्वमेंट, या जो एक तरीके से जब प्रॉपर आप बोलना चाहिए सक्सेसफुल ट्रेडर तभी बन सकता है जब उसने हर चीज़ें ट्राई की हो? मतलब उसने ट्रेंड फॉलोइंग भी ट्राई किया, बाइंग भी ट्राई की, सेलिंग भी ट्राई की, और फिर सेलिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इंट्राडे, पोजिशनल, और फाइनल जब एक ट्रेडर अपना समझ में आता है कि यस जी। दिस इज द राइट थिंग जो मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से सूट करे, तो आपको जी। लगता है कि कहीं ना कहीं हर सेगमेंट को टच तो करना चाहिए ट्रेडर को? डेफिनेटली मैं तो अग्री करूंगा, बिकॉज आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप किस लिए बने हैं। हम्म। जैसे बोला जाता है ना कि जब आप यंग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें, हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, वो सिर्फ इसलिए जिससे आप उससे खुद को बेहतर समझ पाएंगे। हम्म। तो ट्रेडिंग में भी एग्जैक्टली मुझे यही लगता है कि आप जितने एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करेंगे उतना आप अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे कि आपकी साइकी किसके संग सूट करती है। वीवीएस लक्ष्मण बेस्ट बैट्समैन हो सकता है, लेकिन क्या वो 2020 में भी है? ये एक क्वेश्चन है। वो है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बट क्या वो 2020 का बहुत अच्छा प्लेयर है? नहीं है, नहीं रहा है। तो हर फॉर्मेट, हर एवेन्यू हर इंसान के लिए नहीं होता है। राइट। तो सेम ट्रेडिंग पे यही चीज़ अप्लाई होती है जो मुझे लगता है। सो इन जनरल अगर हम लोग देखें कि तो मेजर जो डेटा है सेबी का, वो यही बोलता है कि भाई 90% या 10 में अगर बात करें तो 9 ट्रेडर्स जो हैं जी। वो मार्केट में पैसा लूज कर रहे हैं। जी। राइट। और वो जो डेटा है वो एक ऐसा डेटा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सारे लोगों के लिए रियलिटी चेक भी और शॉकिंग भी डेटा है। तो आपको क्या लगता है वो डेटा क्या है? डेटा के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि सेबी शायद बहुत लीनिएंट है वो डेटा प्रोवाइड करने के लिए के बारे में। मुझे ये लगता है कि वो डेटा एक्चुअल में 90 या 92% यूज़र्स का नहीं है, वो एक्चुअल में 96-97% यूज़र्स का है। उसके पीछे 2 रीज़न्स हैं जो अभी एनालिसिस में सबने मिस किए हैं। नंबर 1, बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं जो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के अकाउंट्स मैनेज करते हैं। हम्म। ट्रेडर एक ही है, लेकिन वो काउंट सक्सेस में जब हो रहे हैं, वो 5 से 6 ट्रेडर्स काउंट हो रहे हैं, जबकि वो फेस एक ही है हम्म। एज अ ट्रेडर। नंबर 1। नंबर 2 जो वेरिएबल लोग मिस कर रहे हैं, वो ये है कि जो इंसान लॉस कर रहा है, वो चेंज हो जा रहा है, हम्म। लेकिन जो विनिंग है, वो वो वहीं सेम खड़ा है। है। तो अगर आप देखेंगे तो जो पहले साल विनिंग था, वो नेक्स्ट साल भी विनिंग है, लेकिन जो लूजर्स हैं, वो वो बाहर हो गए। शफल हो रहे हैं। तो अगर आप उन डेटा को भी एसिमुलेट करेंगे, तब आप ये पाएंगे कि ये डेटा एक्चुअल में 95 से 97% लूजर्स का है। ओके। अब अगर मैं आऊं इसके दूसरे एस्पेक्ट पे कि ये क्या गलत हो रहा है, मतलब एक क्या कम्युनिटी के साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है
और ये कुछ गलत होते हुए को प्रतीत करता है क्या? तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। बिकॉज़ फाइनेंस और मनी एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का गेम है। गेम है। मैं आपसे सिर्फ़ एक चीज़ ये पूछूँगा कि जो रिवर्स होती हैं, जितनी भी नदियाँ हैं, वो कहाँ जाती हैं? इवेंचुअली कहाँ जाती हैं? सी में। सी में। सी के पास तो ऑलरेडी बहुत पानी है ना? उसके बाद भी पानी जहाँ जा रहा है, वो उसी के पास जा रहा है जिसके पास बहुत पानी है। ये एक नेचर का फिनोमेना है कि जिसके पास होगा ना, उसी के पास और आएगा। हम और आप या सेबी उसको नहीं रोक सकते, हम्म, ठीक है? एक्सेप्शंस होते हैं, मगर ये एक हार्श ट्रुथ है। बाइबल में लिखा है बाकायदा कि जिसके पास होगा, हम्म, उसको ऊपर वाला और देगा। जबकि ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है स्टेटमेंट, अगर आप वैसे सोचें कि जिसके पास है ऑलरेडी, उसको और देगा। हाँ। और नेक्स्ट लाइन है कि जिसके पास नहीं है, उससे जो है भी वो भी छीन लेगा। तो आपको यही बोल सकते हैं कि जैसे अगर ट्रेडिंग से कोरिलेट करें हम लोग, तो हाँ, ये बोल सकते हैं कि भाई जो हमने शिशिर सर से भी डिस्कस किया था जी, पॉडकास्ट में कि एक जो मनी है, जो स्कैरी मनी जो कॉन्सेप्ट है कि भाई जी, आप स्कैरी मनी लेके आ रहे हैं और आपको पता है कि मेरे को घर के खर्च चलाना है, ये चलाना है, रिवेंज जी, ट्रेडिंग करना है, और वो दैट इज द ट्रू। जी, बट जब आप एक फ्री माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हैं, जी, जब आपको पता है कि पैसे की जरूरत नहीं, मेरे को एक यस, साल बाद भी मैं नेट टू नेट देखता हूँ आज जी। की डेट में कि मैं साल में प्रॉफिटेबल हूँ कि नहीं हूँ। तो जब आप देख ही साल के लिए रहे हो, तो आपको एक दिन, 5 दिन, 10 दिन की, दैट इज अगेन बेसिकली आपका मायोपिक विजन नहीं रहेगा, आपका यस, जो विजन है वो बहुत ब्रॉड हो जाएगा अपने राइट। आप। और वही ट्रेडिंग के लिए चाहिए, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग नहीं हो सकती। एक लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही हो सकती राइट। तो क्या लगता है आपको कि ये सब रीजंस हैं जो 92%, 98%, 97% का जो हम लोग है। डिस्कशन जी, कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, राइट? ये शुरू से रहा है, शुरू से ही शुरू रहा से। है, और और मैं वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड है, और मैं बोलता हूँ कि भाई आज की डेट में आप बोल तो रहे हो कि चलो 10 में से 9 ट्रेडर कमा रहे हैं, लूज कर रहे हैं, जी, सॉरी, और 10 लोग एक बंदा कमा रहा है। बाकी बिजनेस में भी अगर आप देखो तो सेम रेशियो, और मेरे को लगता है बहुत सारे अगर आप देखेंगे कि यूपीएससी पीएससी में तो 0.1%, जी, 0.2% लोग ही बिल्कुल। सक्सीड होते हैं, राइट? तो ये डेटा, दैट इज जो हम लोग देखते हैं कम्युनिटी जी, में, वैसे भी ट्रेडिंग कम्युनिटी बर्बाद है कि यार क्या जी, करता है बच्चा, जी, सट्टा करता है। तो अभी तो लोगों को थोड़ा सा ये आया है कि हाँ जी, ट्रेडर है, ये बोलने हैं। और मतलब एक्चुअल में एक ऐसा एरा भी था जहाँ पे लोग अपने आप को ट्रेडर नहीं बताते थे। जी, लोगों को बहुत ही सोफेस्टिकेटेड लगता था कि वी आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जी, बट अभी कुछ 2-3 साल में ये टेंडेंसी डेफिनेटली चेंज हुई है, और लोग चाहते हैं उनको ट्रेडर मिलेंगे। तो ट्रेडिंग में अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट, जी, राइट? तो रिस्क है तो इश्क है, राइट? तो रिस्क है तो इश्क के चक्कर में कई लोग बर्बाद हो गए। जी, वो जी, मूवी के बाद भी बहुत जी, सारे जी, जी, लोग आए जी, मार्केट में, जी, 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 और बहुत फैंटेसी लगा लोगों को। जी। तो रिस्क से आप क्या ताल्लुक रखते हैं? देखिए, रिस्क, शुरू से रिस्क को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया है। अगर हम एकदम माइथोलॉजी की बात करें, तो महाभारत में जो द्रौपदी को पांडव ने हारा था, वो क्या किया था? उन्होंने डाउनसाइड रिस्क नहीं देखा, ठीक है? उनको सिर्फ अपसाइड अपसाइड ही दिख रहा था। उन्होंने डाउनसाइड नहीं देखा। तो ये मतलब एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। उसके बाद पता नहीं व्यूअर्स को पता है कि नहीं, आइजैक न्यूटन, हम्म, जिन्होंने ग्रेविटी खोजी, वो भी ट्रेडिंग करते थे। अब उससे ज़्यादा होशियार तो हम और आप हैं नहीं। और वो भी पूरी तरह से बस्ट हुए, और सिर्फ ओवर लिवरेज करने की वजह से। ये मतलब बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है, गूगल पे मिलेगा आपको। जी, जेसी लिवरमोर, जो ऑल टाइम टॉप ट्रेडर, टॉप मतलब उससे ट्रेडर, बड़ा ट्रेडर कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक। इवेंचुअली ही कमिटेड सुसाइड, क्योंकि उन्होंने पूरा पैसा, पूरी वेल्थ अपनी राइट, एक ट्रेड बिग में ट्रेड, खत्म कर दी। तो अगर आप एक ट्रेड में खत्म कर रहे हैं, यानी आप कहीं ना कहीं जो रिस्क है, जो डाउनसाइड है, उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। रिस्क ऑफ रूइन जिसको बोलते हैं, कि रिस्क ऑफ रूइन को आप विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ट्रेडिंग सिग्नल्स, या आप कब ट्रेड लेते हैं, किस डायरेक्शन में लेते हैं, उसकी कोई मीनिंग नहीं है। उसका बिगेस्ट एग्जांपल ये है, आप एक ही टाइम पे निफ्टी के फ्यूचर को शॉर्ट भी कर दीजिए और लॉन्ग भी कर दीजिए, और दोनों ट्रेड्स पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और ये करते रहिए। इवेंचुअली आपके पैसे बनेंगे। मैं उसकी डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स पे नहीं जा रहा हूँ, बट पैसे बनेंगे। तो
अब आप खरीद भी एक ही टाइम पे रहे हैं और बेच भी एक ही टाइम पे रहे हैं, यानी सिग्नल तो इंपॉर्टेंट नहीं हुआ ना। जो आपने कैप लगाया, कैप इज लॉस बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट। यस। जो आपने कैप लगाया डाउन साइड पे, एज वहां से ही निकलता है। एज निकालने का मुझे तो अभी तक और कोई तरीका नहीं मिला है। सिर्फ यही रिस्क मैनेजमेंट के अलावा मेरे हिसाब से कोई तरीका मुझे नहीं मिल पाया है अभी तक ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने। हम लोग यही देखते हैं कि भाई रिस्क रिस्क की हम लोग बात करते हैं, माइंडसेट की बात करते हैं, राइट? बट ओवरऑल हम भागते स्ट्रैटेजी के पीछे ही हैं। जी और मतलब इंडियन मार्केट में भी मेरे को ये बहुत बड़ा गैप दिख रहा है कि साइकोलॉजी, माइंडसेट, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है ना बुक में। मतलब हार्डली इंडियन राइटर्स की अगर बुक की बात करूं, कि ये पार्ट को कोई टचअप करता है या, जी बट मैक्सिमम लोग भाग रहे हैं वो जी स्ट्रैटेजी के पीछे ही भाग रहे हैं। स्ट्रैटेजी, फिर हम लोग बोलते हैं कि यार बैक टेस्ट करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, और कहीं ना कहीं अ, पर बात आती है 80-20 की, 80% आपका माइंडसेट, मनी, चीज़ें जो जी है वो कंटिन्यू जी रिपीट जी जी रिपीट जी होती जा रही है। तो ये इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब ये पूरा जो चीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जेनरिक हो गई है। जी सबको पता है कि माइंडसेट जी मेरे को ठीक करना है। सबको पता है कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। सबको पता है स्ट्रैटेजी इज़ जस्ट एक जस्ट अ टूल। जस्ट अ टूल, जो इससे मेरे को पता लगेगा कि बाई करना है, हम्म। सेल करना है, दैट इज़। तो अ, अब इसमें सीखने के लिए क्या बची है? सीखने के लिए सबसे पहले तो मुझे लगता है रियलाइजेशन होना चाहिए कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी कोल से भी बनती है, विंड से भी बनती है, वाटर से भी बनती है। तो बेसिकली प्रॉफिट 25 तरीके से आ सकता है। इसकी कोई एक स्ट्रैटेजी, एक मेथड, एक सिस्टम नहीं है। पहले तो ट्रेडर्स को ये समझना पड़ेगा। आपका टारगेट होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। अब वो कैसे बन रही है उसके पीछे ज़्यादा भागने का मतलब नहीं है। यस। आप एक मेथड सीखिए, समझिए, उस पे मास्टरी डेवलप करिए, रिस्क मैनेजमेंट को समझिए, एंड आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात है कि अब वो सीक्रेट जो है रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, लोग बात तो कर रहे हैं कि मनी मैनेजमेंट है यस। 80%, लेकिन कोई उसके नुआंसेस, उसकी इंट्रिकेसीज क्यों नहीं बता रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो बताने वाले हैं, मैं सबको नहीं इंक्लूड करूंगा बट मैक्सिमम जो बताने वाले हैं वो शायद खुद भी ट्रेडर खुद नहीं है। ट्रेडर नहीं है, हाँ। और अगर हैं भी तो अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, यस। इसलिए वो अब बता रहे हैं। हमें को ये भी एक जी थॉट प्रोसेस लगता है, जैसे हमने देखा है, और मैं आपको दूसरे का एग्जांपल नहीं देता। हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, ठीक है? पॉडकास्ट स्टार्ट किया और कुछ 1-2 और बिजनेसेस स्टार्ट किए, और जो हमने रन किया। तो लोगों का माइंडसेट ये लगता है कि इसका ट्रेडिंग अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए इसने ये जी चालू किया है, राइट? बट अभी अगर ये टेंडेंसी को लेके अगर हम लोग देखें, राइट, तो जी कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को जो जनरल टेंडेंसी बन गई है, आइदर हम उसको राइट बोलते हैं, रॉन्ग बोलते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ राइट या रॉन्ग नहीं है। जी और कहीं न कहीं हमारी भी गलतियाँ हैं कि जो एक्चुअल में अच्छा कर रहे हैं, उसके जी कारण लोग, मतलब अभी आप मेरे को ये बताइए कि इंडिया में कोई अच्छा कर रहा है इन जी टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, इन जी टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, कितने लोग हैं जो लोग उनको एप्रिशिएट करते हैं? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो जनरली छुपे हुए हैं। जैसा आपने इंट्रोडक्शन में भी बोला, वो बहुत ज़्यादा सामने नहीं आते हैं। उसके बहुत मल्टीपल रीज़न्स हैं जो उनको ही नुकसान दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अगर वो हुँ, बहुत आगे का सोच रहे हैं तो वो कई बार उनके लिए ही घातक हो जाता है। हुँ, ये अगर आप मार्केट विज़ार्ड्स भी पढ़ें, हुँ, तो बहुत सारे ट्रेडर्स के बारे में उन्होंने भी ऐसा यूएस में भी डिस्कस किया है कि कहीं गाँव में बैठ के वो ट्रेडिंग कर रहे हैं हाँ, और उनके बारे में किसी को नहीं पता था। हुँ, तो बहुत से ट्रेडर्स तो सामने हैं नहीं। बट हाँ, कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी हैं जो एज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विज़डम शेयर करते हैं, एंड फिर ये अब सीखने वालों पे डिपेंड करता है कि उनको थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करना आना चाहिए कि कौन कितना जेन्युइन है। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने क्या हुआ है कि कैसी चीज़ें भी बिल्ड कर दी हैं, कहीं न कहीं जी, हमारी भी गलतियाँ हैं। जी, हम सबको इतना टैगिंग कर दिया हम लोगों ने कि भाई ये अगर कोर्स सेल कर रहा है तो ही इज़ अ जी, रॉन्ग, अगर ये बैठ के अपना ट्रेडिंग कर रहा है तो ही इज़ अ जी, राइट। जी, कहीं न कहीं अगर ये कोई दूसरा प्रोडक्ट लेके आ रहा है, मतलब इसका ट्रेडिंग अच्छा नहीं चल रहा है, राइट? तो एज़ अगर हम मार्केट में अगर बोलें कि पार्टिसिपेंट हैं, या जितने लोग भी मार्केट में अच्छा कर रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आगे नहीं आ रहे। देखिए गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, पर ये वही है। क्योंकि इन लोगों ने नाम भी बहुत खराब हाँ, किया और है। आपने डेटा देखा ही ना कि भाई अगर 10 में से 9.5 लूज कर रहे हैं, हाँ, तो एक्चुअल में अगर 10 ट्रेनर्स भी हैं, तो मतलब उसमें से आधा ट्रेनर ही सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है। तो वो ढूंढना भी मुश्किल है। बट अब जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए मार्क मिनरविनी, ठीक है? तो अगर आप मतलब जानते होंगे व्यूअर्स की, मतलब यूएस ट्रेडिंग चैंपियनशिप के मल्टीपल टाइम्स विनर और मतलब वेल एस्टैब्लिश ट्रेडर हैं। बट वो भी ट्रेनिंग करते हैं, बुक्स लिखी हैं Yes. और ट्रेनिंग भी करते हैं, इसके लिए बहुत मोटा पैसा भी चार्ज करते हैं, बट खुद सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। राइट। तो ऐसे ट्रेडर्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। कुछ खुद का भी विजडम डेवलप करना ज़रूरी है। जैसे मैंने बहुत सारी रील्स और वीडियोस में देखा है, बहुत फेमस नेम्स जो हैं यूट्यूब पर, वो बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड कर रहे हैं। आप में भी इतना विजडम होना चाहिए एज अ व्यूअर कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले ही देख रहा था, तो कोई बोलता है कि जो हमारे ब्रोकिंग टर्मिनल पे जो डेटा आता है वो 12 सेकेंड डिले होता है। अच्छा। 12 सेकेंड पहले वो घट चुका है प्राइस, हमको 12 सेकेंड बाद मिलता है और लोग इस पे बिलीव कर रहे हैं। कोई एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला गलत बता रहा है, कोई बोल रहा है कि जो आईवीज होते हैं वो वीकली वोलेटिलिटी को डिस्प्ले करते हैं, बताते हैं। तो अब ये तो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है एज अ व्यूअर कि आप सर्च करिए कि ये इंसान कितना सही इन्फॉर्मेशन बता रहा है, क्या बता रहा है, और फिर आप उस हिसाब से डिसाइड करिए कि कौन कितना जेन्युइन है। राइट, राइट, जी। राइट, एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छी नॉलेज हम जब तक शेयर नहीं करेंगे जी, तब तक लोगों को पता बिल्कुल, नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल। गलत नॉलेज हमको फीड जी, हो रही है। जी, बिकॉज अभी बिल्कुल। हम लोग इस एरा में, जैसे हमने चालू किया 2007-8 में चालू किया, मेरे को एक कोर्स करने के लिए 4 साल लग गए, क्योंकि 4 साल बाद जी, 2011 में एक कोर्स मिला मेरे को ट्रेडिंग जी, से रिलेटेड। अभी ऐसा नहीं है। अभी आप जस्ट गूगल करो, एआई करो, इतने सारे नॉलेज के जी, बॉम्बार्डिंग है ना लोगों को अभी। मतलब इतना ज़्यादा बॉम्बार्डिंग हो गया कि अब हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमको ऐसे एग्रीगेटर्स चाहिए जो बता सकें कि ये जो नॉलेज है ये जी, सही नॉलेज है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे टीचर है। जी, टीचर का जो रोल था हमारे टाइम में, दैट जी, इज वो बहुत ज़्यादा अलग था। जी, हम टीचर्स को इस तरीके से सुनते थे क्योंकि हमको पता है कि इससे अच्छा नॉलेज कोई नहीं दे सकता हमको। जी, बट अभी जो टीचर पढ़ा रहा है, जैसे मैं भी टीच करता हूँ, तो मेरे माइंड में ये रहता है कि भाई ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये इससे ज़्यादा अच्छा चीज़ इसके पास एआई के थ्रू या जी, मार्केट में अवेलेबल है, राइट? तो ये मेरे पास वो सीखने नहीं आ रहा है, मेरे जी, पास ये उसका कंफर्मेशन लेने आ रहा है कि सर जो मैं ये पढ़ रहा हूँ या ये जो नॉलेज है, ये जी, नॉलेज मेरा करेक्ट है। तो जी, एग्रीगेटर्स बन गए, टीचर्स भी आने जी, वाले जी, टाइम में अगर आप देखेंगे, क्योंकि उसको पता है कि जो बच्चे को मैं पढ़ा रही हूँ, जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये इससे ज़्यादा अच्छे से यूट्यूब में एक्सप्लेन हो सकता है या उसको एआई से पता लग जी, सकता है। तो जी, टीचर्स का रोल इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। तो मेरे को लगता है ट्रेडिंग कम्युनिटी में भी ये चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट करना पड़ेगा कि जी, आप एग्रीगेटर बन जाओ। जी, आप ये चीज़ बताओ कि हाँ, आप ये चीज़ को रिफ़र कर रहे हो या ये प्रोसेस में जा रहे हो, तो ये प्रोसेस इज़ राइट। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंट में एक बंदा मेरे से कनेक्ट हुआ और उसने बोला कि सर मेरे को अभी 2 चीज़ें, एक तो आप मेरे को बता रहे हो कि हाउ टू फिश, और दूसरी चीज़ है कि आप मेरे को खुद लाके फिश दे रहे हो। मेरे को जाना है हाउ टू फिश वाले में। तो मैं बोला भाई अगर तुमको हाउ टू फिश में जाना है तो आप सबसे पहले चालू करो अपना बैक टेस्टिंग, राइट? तो जी, बैक टेस्टिंग में मैंने उसको बोला कि अब अभी आपके पास 2 चीज़ें, एक तो एमी ब्रोकर हो गया, दूसरा ट्रेडिंग भी हो गया। अब एमी ब्रोकर के अपने एडवांटेज हैं, जिन्होंने यूज़ किया उनको पता है कि एमी ब्रोकर के क्या-क्या जी, एडवांटेजेस हैं। तो मैंने उसको वहाँ पे लेके गया कि हाँ, अगर आपको एक्चुअल में रियलिटी चेक चाहिए, बैक टेस्ट चाहिए, आपको सिस्टम्स चाहिए, मैं आपको कुछ रेडीमेड टूल्स दे देता हूँ, कुछ एएफएल दे देता हूँ। इस पे आप जी, बैक टेस्ट करो, इसमें चेंजेस करो, इसमें ऑप्टिमाइज़ करो और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप जी, आगे बढ़ जाओ, राइट? तो मेरे को लगता है कि ये जो रोल है, वो जी, हमको एज़ अ ट्रेडर, एज़ अ ट्रेनर जी। हमको कहीं न कहीं अडॉप्ट करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप इसलिए शायद बेटर गाइड कर पा रहे हैं बिकॉज़ आप खुद वो जर्नी जी रहे हैं और जीते हुए आए हैं लगातार। हुँ, हुँ, तो क्या होता है, मुझे ये लगता है कि एक हमारे यहाँ हिंदी में वर्ड है गुरु का, हुँ, जिसको इंग्लिश में मेंटर बोलते हैं। जी। एक टीचर होता है और एक मेंटर होता है। हुँ, हुँ, फ़र्क ये है कि टीचर नॉलेज देता है यस, एंड जो मेंटर है वो विज़डम देता है। राइट। ना? तो टीचर आपको बताएगा कि टोमेटो
मतलब फ्रूट होता हम्म, है ना? लेकिन एक मेंटर बताएगा कि वो फ्रूट होता है लेकिन उसको फ्रूट सैलेड में नहीं डालना। हम्म, ये विज़डम है बेसिकली, राइट, राइट, है ना? कि मतलब नॉलेज है तो एज़ इट इज़ आपको आपको वहाँ अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, दैट इज़ विज़डम। राइट, जब नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलता है तो बेसिकली विज़डम बनता है। ओके, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि विज़डम की बहुत कमी है हाँ जी, और ऐसे ट्रेनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक एस्पेक्ट इसका ये भी है कि शायद एज़ अ स्टूडेंट लोग भी बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं। हम्म, अगर आप डॉक्टर बनते हैं, आपको 5 साल आप एमबीबीएस में बिताते हैं, सर्जन आपको बनना है, फिर एमएस करना है और दुनिया भर की पढ़ाई करनी है, तब जाके आप सर्जरीज़ करते हैं। और यहाँ 2 महीने के ट्रेडिंग कोर्स के बाद लोगों को ट्रेडिंग में उतरना और कोई है। गलती उनकी भी जी, नहीं ना, उन्होंने यही देखा है, अब जा रहे हैं रील में और देख रहे हैं कि जी, भाई मैंने गाड़ी खरीद ली, जी, देखो मैंने ट्रेडर दोस्त बिल्कुल। ये किया था, $10,000 जी, बना जी, लिए, जी, $12,000 बना लिए, तो लोग जी, वही देख के आ रहे हैं। जी, जी, वो जी, लग रहा है कि भाई एसी में बैठ के क्लिक करके पैसे बन रहे हैं, तो क्या जी, प्रॉब्लम है, हम भी बना सकते हैं, हमारे में ऐसा क्या है, हम भी तो वही बिल्कुल, बिल्कुल। दिमाग और वही चीजें जी, लेके, जी, ये एलियंस तो नहीं है। तो मेरे को जी, जी, लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, और डेफिनेटली रेगुलेटर्स को भी इसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, लिया है उन लोगों जी, ने। जी, बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरे रेगुलेशंस जो हैं वो मतलब अगर बात करें वो अगेन एक अलग टॉपिक है। जी, बट ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं कमर कसनी चाहिए, कान खींचना चाहिए ऐसे लोगों का जो लोग अपनी फैंसी लाइफस्टाइल जी, दिखा रहे हैं बिल्कुल। और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। जी, बिकॉज अभी आप क्या कर रहे हो, आप अपनी एक शॉर्ट टर्म एक तरीके से कुछ ना कुछ, या तो आप उनसे रेफरल ले रहे हो, या तो आप, जी, वो छोटे पैसे हैं वो, बट उसके पीछे कई लोग आते हैं मेरे पास जिन लोगों ने मतलब 30,000 रुपए की सैलरी है जी, और इतना लोन ले लिया कि 40,000 रुपए बेचारे का ईएमआई जा रहा है। अभी जी, रिसेंट में मेरे से एक बंदा जी, मिला था और बोला कि सर ऐसा ऐसा चल रहा है। तो अब वो पूछते हैं, अब सर मैं क्या करूं, अब जी। आप उसको क्या गाइड कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। देखिए, मैं तो मतलब इसमें जैसे आपने जो सैलरी और ईएमआई की बात करी, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि दिस इज़ अ रिच मैन्स गेम, है ना? ये लोगों को समझना पड़ेगा। ये जब तक नहीं समझेंगे, जैसे पहले भी हमने बात की कि पानी ओशन के पास ही जा रहा है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। उसके बिना इसमें एक्सेल करना एक्चुअल में बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो जी। ऑप्शन बाइंग आप 5,000 से कर लीजिए, ₹1,000 से कर लीजिए। ऑप्शन सेलिंग के लिए 3 लाख, साढ़े 3 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए और पैसा ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी हायर है, ईज़ी मनी है एज़ कम्पेयर्ड टू ऑप्शन बाइंग। तो वहाँ पे ही बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिस्क सीधे-सीधे दिखता है। मैनेजमेंट भी प्रॉपर है जी, उसमें। जी, क्योंकि आप उसमें 1 लॉट कर एक रहे लॉट हैं पे और ट्रेड 3 कर रहे लाख पे आप हैं। बाइंग करने जाएँगे तो पता नहीं कितने लॉट्स हाँ, उठा आप लेंगे। हीरो ज़ीरो में तो पूरा ही जी, जी, ज़ीरो जी, कर जी, सकते हैं, जी। हीरो भी बन सकते जी, हैं। जी। राइट, राइट। तो अमेज़िंग आपने इनपुट दिया इस पे, बहुत ही अच्छा इनपुट था। जी। और कहीं न कहीं इससे समझ में आता है कि आपने भी बहुत सारे मार्केट को फीस दिए हैं, जिससे बहुत, ये बहुत, बहुत। ये एक्सपीरियंस आया है। नहीं और साथ में मैं इसका क्रेडिट अपने मेंटर्स और अपने गुरुओं को भी दूँगा, जिन्होंने मतलब बहुत जेन्युइन एडवाइस और जब-जब मुझे ज़रूरत पड़ी है, तो बहुत जेन्युइन गाइडेंस दी है। वो बहुत ज़रूरी है। वो आपके लर्निंग कर्व को बहुत शॉर्टन कर देती है। राइट, राइट। जी, तो आप बहुत एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो राइट मार्केट में। जी, तो एक चीज़ जो है, जो हर ट्रेडर का पेन है, 2025 राइट? तो 2025 जो रहा है मोस्टली ट्रेडर्स में, मतलब टॉप ट्रेडर्स की बात करूं तो बहुत ही स्ट्रगलिंग रहा है सबके लिए। इन जी, जनरल जिससे मैं डिस्कशन किया है रिसेंट में, या जो मेरे नोन है, जी। इंक्लूडिंग हमारे लिए भी इतना इजी नहीं था हुँ, और हुँ। सरवाइव कर गए एज इट इज़। जी। तो आपके लिए कैसा था वो? मेरे लिए ठीक रहा, जो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल रिटर्न्स होते थे, वो डेफ़िनेटली नहीं है। बट हाँ, डिसेंट रिटर्न्स हैं, जो हम लोगों ने जनरेट किए हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि ठीक है, मतलब वो एक रिजीम का पार्ट है कि वो अप्स एंड डाउन्स आएँगे बट हाँ प्रॉफ़िटेबिलिटी अगर ठीक-ठाक है, आप 20-22% के ऊपर हो तो आई गेस कि ठीक ही परफ़ॉर्मेंस कहलाएगा। तो जी, बट ये अगर हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं कोई भी सिस्टम को राइट, जी, तो 2025 में मेजर सिस्टम फटे हैं, मतलब जी। सिस्टम्स ने पैसा तो बनाया नहीं है। हुँ, हुँ। तो अ, अच्छा, कई लोग जो सिस्टम ट्रेडर थे वो थोड़ा बहुत डिस्क्रिशनरी में भी शिफ्ट हुए। जी। सिस्टम में लोगों ने ये भी ट्विक किया है कि एंट्री लेके कहीं पे भी अगर लग रहा है हुँ, कि हुँ। थोड़े बहुत प्रॉफिट्स आ रहे हैं, हुँ, तो हुँ। उसको एग्जिट्स किया है लोगों ने, और जी, जो जनरली लोग नहीं करते थे वो कर कर के लोगों ने रिटर्न बनाया। तो आपके साथ भी जी। ऐसा कुछ था?
और नहीं, मैंने इस तरह का तो कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ गलत करके पैसा बनाना ज़्यादा बड़ा क्राइम है, बजाय कुछ अच्छा करके पैसा ना बनाऊँ ज़्यादा बेटर है। तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग ट्रेडिंग में मुझे लगता है कि हाँ, अगर वो आपके सिस्टम का बैक टेस्टिंग का पार्ट है और आपने देखा है कि वो रोबस्टनेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रही है, जी। तब तो ठीक है, वेल एंड गुड। बट अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए उसको ट्वीक करके कुछ करना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक वाइज डिसीजन है। जी। जो भी होना चाहिए वो यूनिवर्सली टेस्ट करके एंड फिर उसमें ट्वीकिंग्स करनी चाहिए। ओके, तो अगर हम लोग बात करें कि लेट्स से आपके पास 100 रुपीज़ है, तो जी। उसको कैसे आप डिप्लॉय करते हैं? मैं तो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करता हूँ, बिकॉज सिस्टम्स 15% से लेके 100%, 150% तक के हैं। ओके, सिस्टम्स की प्रॉब्लम नहीं है। ओके। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो रिस्क प्रोफाइल की आती है कि आप ड्रॉडाउन्स, उसके पीछे जो कॉस्ट है, पेन है, वो कितना लेने ठीक को है, तो तैयार मान लो है। मैं 10% रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, तो जी। मतलब अगर मेरा रिस्क एपेटाइट 10% का है, जी। जी। तो मेरे को कितने परसेंट ऑप्शन बाइंग में जाना चाहिए, सेलिंग में जाना चाहिए, पोजिशनल करना चाहिए, इंट्राडे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो मिक्सचर ऑफ ऑल प्रेफर करता हूँ कि बाइंग, सेलिंग, और अगर हम पोजिशनल को भी ऐड कर सकें और इंट्राडे को भी ऐड कर सकें, तो जितना हम डाइवर्सिफाई करेंगे उतना रोबस्टनेस पूरी बास्केट की उतनी बेटर होगी। क्योंकि किसी भी टाइम आप देखिए ना, मतलब हर सिस्टम को मारना पॉसिबल नहीं है मार्केट के लिए। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पेस में कुछ ना कुछ तो लूप होल रह ही जाएगा। अब वो हमारे ऊपर है कि हम कितने लूप होल्स को हमने कवर किया हुआ है, हम कितने लूप होल्स को मार्केट के एक्सप्लॉइट करने के लिए रेडी हैं। इसीलिए जितना बड़ा कैपिटल होगा, आपके सिस्टम्स उतने ज़्यादा रोबस्ट बनेंगे, क्योंकि आप उतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज, उतने तरह की स्ट्रैटेजीज आप डिप्लॉय कर सकेंगे। तो जैसे थीटा डिके अगर नहीं हो रहा है, तो थीटा डिके नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रेंड फॉलोइंग वर्क करेगा। मीन रिवर्जन नहीं कर रहा है तो आपका ट्रेंड फॉलोइंग वर्क करना ही है। जी। ट्रेंड फॉलोइंग नहीं करेगा तो थीटा करेगा। तो आपको एक स्वीट स्पॉट आइडेंटिफाई करना एज अ ट्रेडर बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है। राइट। जी जी। तो स्ट्रैटेजीज में मैं तो मैक्सिमम चाहता, मतलब कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बास्केट को डाइवर्सिफाइड रखूँ। तो अगर आप 100 रुपीज़ अगेन आज जी। की 100 रुपीज़ डिप्लॉय कर रहे हैं, तो कितना पैसा आप इंट्राडे पे अपना डिप्लॉय करेंगे? देखिए, अगर मुझे बहुत लो रिस्क लेना है, मुझे ओवरनाइट का सरदर्द लेना ही नहीं है, चैन की नींद से सोना है किसी अकाउंट में, तो मैं पूरा 100% भी इंट्राडे पे डिप्लॉय कर सकता हूँ। ओके। इंट्राडे मुझे, हालांकि लोग बोल रहे हैं कि 2025 में डेड हो गया है, बट मुझे पर्सनली नहीं ऐसा फील हुआ, क्योंकि शायद जो सिर्फ थीटा के भरोसे होंगे उनको शायद ऐसा फील हो सकता है। बट जिन्होंने भी ट्रेंड फॉलोइंग का कोई पार्ट उसमें इंक्लूड किया है, एक पोर्शन डिप्लॉय किया हुआ है ट्रेंड फॉलोइंग के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी उनको। ओके, जी। तो लेट्स से हमारे व्यूअर्स हैं, ठीक है, जी। उनको एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करनी है, जी। और उनको ऐसा सिस्टम सेलिंग साइड में जी। आप पूरा सिस्टम मत बताइए, बट थोड़े से इनपुट्स दीजिए कि किस तरीके की एक स्ट्रैटेजी बनती है, या उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? देखिए, स्ट्रैटेजी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई परफेक्टली लूजिंग सिस्टम अगर बना सकता है ना, तो वो परफेक्टली विनिंग सिस्टम भी बना लेगा। क्योंकि एक्चुअल में सिस्टम्स क्या होता है, हमेशा इक्वेटर के पास होते हैं। सारी स्ट्रैटेजीज ना अच्छी रेंज में बहुत होती हैं, ना खराब रेंज में होती हैं। अगर खराब में होंगी तो आप उसका उल्टा कर लीजिए, वो प्रॉफिटेबल बन जाएंगी। बट आपको परफेक्टली लूजिंग सिस्टम भी नहीं मिलता है। जैसे एक परफेक्टली लूजिंग सिस्टम है ना, सेल एंड होल्ड। आप इंडियन मार्केट्स को सेल करिए, इंडेक्स को, और होल्ड करिए, है ना, वो परफेक्टली लूजिंग है। हाँ। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लगभग लगभग लूजिंग है। आप इसका उल्टा कर लीजिए, पैसे बनते हैं। इसीलिए बाय एंड होल्ड वर्क करता है, राइट। तो अगेन यहाँ पे लॉजिकली अगर आप सोचेंगे सिस्टम बनाते वक्त, तो बात यही आती है कि अगर कोई परफेक्टली लूजिंग भी सिस्टम नहीं है, परफेक्टली विनिंग सिस्टम भी नहीं है, तो यानी आपको मिलने वाले तो एवरेज सिस्टम्स ही हैं। अब उन एवरेज सिस्टम्स का आपको मिक्स ऐसा बनाना है, रिस्क मैनेजमेंट ऐसे यूज करना है कि उसकी जो एक्सपेक्टेंसी और प्रोबेबिलिटी है वो एक एज अ विनिंग बास्केट आप वहां पे पहुंच जाए। आपको कोई आउटस्टैंडिंग सिस्टम नहीं मिलना है, कोई होली ग्रेल नहीं एग्जिस्ट करती है, हम सब जानते हैं। तो सिस्टम सारे एवरेज ही मिल रहे हैं, उसको आउटस्टैंडिंग आपको मिक्स करके बनाना है।
सो इन शॉर्ट अगर मैं सम अप करूँ तो नॉन को रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बनाओ, जी, डाइवर्सिफाई रखो, रिस्क एपेटाइट अगर आपका कम है तो इंट्राडे पे करो, जी, थोड़े आप रिस्की हो तो थोड़ा बहुत लेट्स से 80-20 आप रख लो, 80% अपना रख लो इंट्राडे में, 20% आप शिफ्ट कर जाओ पोजिशनल जी, में। उसमें और थोड़ा आपका रिस्क एपेटाइट है तो आप 60-40 रख लो, जी, 60% आप इंट्राडे रखो, 20% आप नॉर्मल सेलिंग रखो, 20% ट्रेंड फॉलोइंग या जी, जी। फ्यूचर्स वगैरह जिसमें भी आप प्ले कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक एवरेज क्या लगता है, अगर मान लो मैं 5% का रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ कोई भी सिस्टम हुँ, में हुँ। या सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग में, तो मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ रिटर्न? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब एमडीडी टू रिटर्न रेशियो होना चाहिए, वो एटलीस्ट 1:2 तो मिनिमम होना चाहिए। हम्म। तो अगर 5 करें तो 10 तो मिनिमम आना ही चाहिए, नहीं तो हाँ। 1:3, 1:4 भी अचीवेबल है। जी। इतना कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात सारी मिक्स की ही आती है। भई एक क्रिकेट टीम है, अगर विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, तो आप 11 के 11 क्या उसके क्लोन्स को खिलाओगे? नहीं खिलाओगे। आपको बुमराह भी चाहिए, आपको कीपर भी चाहिए। तो बास्केट भी आपकी वही होनी चाहिए कि आपका एक बहुत सुपर्ब सिस्टम है, बट आप पूरा एलोकेशन उस पर नहीं करना है हम्म। आपको, है ना? एक टीम एफर्ट होता है, तो ट्रेडिंग भी बिल्कुल टीम एफर्ट की तरह है सिस्टम ट्रेडिंग। राइट, राइट। जी, अमेजिंग भाई, बहुत ही मज़ा आया आपसे डिस्कस करके और बहुत सारे इनपुट्स जो आपने दिए हैं वो होपफुली हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो ट्रेडर्स भाई हैं, उनको काफ़ी डेफिनेटली इनपुट्स मिलेगा, हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। मुझे भी इक्वली उतना ही मज़ा आया, बहुत अच्छे क्वेश्चन्स थे आपके, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा अपने थॉट और शेयर करके। होप आप और हम यही विश करेंगे कि आप जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में और सारी चीज़ों में अच्छा इसी तरीके से ग्रो करते रहिए। और जब भी टाइम मिले डेफिनेटली हम वी आर ऑलवेज वेलकम आपको जब भी श्योर, हम श्योर, एनी टाइम टाइम। मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।